नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य और संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास तर्क संग्रह के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने प्रारंभ किया है 7 पदार्थों की चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य हो गया। अब लक्षण और परीक्षा के आधार पे हम जो द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, सामान्य हैं, विशेष हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे समवाय और अभाव की। समवाय के संदर्भ में कहते हैं समवायस्त्वेक एव, समवाय तो एक ही होता है। लक्षण करते हैं कि नित्य संबंधत्वम समवाय लक्षणम, नित्य रूप से जो जुड़ा हो उसको समवाय कहते हैं। अब नित्य रूप से जुड़ा होना जरा और स्पष्ट करें इसको, तो जैसे हमारे शरीर में जो हमारे अंग हैं, अब अवयव अवयवी का संबंध उसमें बनता है। ऐसे व्यक्ति में जो जाति रहती है वो संबंध भी समवाय संबंध है। भाई पुरुष में पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है, तो जब तक वो पुरुष रहेगा तब तक वो पुरुषत्व रहेगा, या जब तक पुरुषत्व है तभी तक वो पुरुष है। जिस दिन पुरुषत्व ना रहे उस दिन वो पुरुष नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से जो तत्व जिसमें विद्यमान है, जैसे कपड़े में जिसको आप पट कहते हैं संस्कृत में, उसमें जो दोरे होते हैं, जो तंतु होते हैं, जो रेसे होते हैं, जिनसे वो कपड़ा बनता है, वो समवाय है उसका। तो नित्य संबंधत्वम समवाय लक्षणम, जिसका नित्य संबंध हो उसको समवाय कहा जाता है। जैसे अवयव और अवयवी का संबंध है, जाति और व्यक्ति का संबंध है, गुण और गुणिका का संबंध है, क्रिया और क्रिया करने वाले का संबंध है। तो इसी प्रकार से जिनके संबंध में आप ये मान लीजिए कि उसके बिना उसकी स्थिति ही ना रह जाए, तो उनके बीच का जो संबंध वो समवाय माना गया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अभी आपसे कहा कि अगर आप किसी कपड़े में से उसके रेसे, उसके दोरे खींच लें तो फिर वो कपड़ा बचेगा नहीं। दोरे तो अलग अलग हो जाएंगे लेकिन कपड़ा खत्म हो जाएगा। जब तक वो दोरे उसके अंदर विद्यमान है तभी तक वो कपड़ा है। घड़े में माटी है, माटी से घड़ा बना हुआ है, लेकिन अगर आप कहें कि माटी इसमें से हटा दो तो फिर वो घड़ा नहीं रहेगा। तो माटी और घड़े के बीच में समवाय संबंध है, तंतु और पट के बीच में समवाय संबंध है, व्यक्ति और जाति के बीच में समवाय संबंध है, ऐसे अवयव और अवयविका के बीच में समवाय संबंध है। समवाय संबंध की चर्चा आगे चल के विस्तार से होने वाली है, जब हम समवाय, असमवाय, निमित्त, इन सब कारणों की भी चर्चा करेंगे। इसलिए यहां इसको और अधिक नहीं बढ़ाते हैं और हम सीधे अभाव के ऊपर चलते हैं। अभाव के बारे में कहते हैं कि अभावस् चतुर्विधा, अभाव के 4 प्रकार होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। भैया अभाव जो है ना उसके 4 प्रकार हैं। पहला प्राग भाव है, दूसरा प्रध्वंसा भाव है, तीसरा अत्यंता भाव है और चौथा अन्योन्या अभाव है। अभाव का लक्षण देते हुए कहते हैं कि भाव भिन्नत्वम अभाव सामान्य लक्षणम, यानी भाव का ना होना ही अभाव है। जब 9 द्रव्यों की बात करी तो किसी ने कहा कि भाई तमस भी एक द्रव्य होता है, तो वहां पे कहा कि तेज का अभाव ही तमस है, तमस स्वयं में कुछ अलग से नहीं है, तो उसको द्रव्य नहीं माना। जब हम अभाव की चर्चा कर रहे हैं तो वहां ये कहते हैं कि भाव का ना होना वही अभाव है। भाई पैसा है तो धनवान है व्यक्ति, लेकिन अगर धन नहीं है तो निर्धन है।
तो धन का अभाव उसको निर्धन बनाता है। तो अभाव क्या है? भाव का ना होना ही अभाव है। अब भाव का ना होना जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्राग भाव, एक होता है प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। चलिए, कहीं किसी ने कहा कि घटोध्वस्ता, घड़े का नाश हो गया। अब ये जो प्रतीति है कि भाई कल तक इस कोने में जो घड़ा पड़ा था ना, आज वो घड़ा नहीं है। अगर कहीं वो टूटा पड़ा है तो किसी ने कहा कि घटोध्वस्ता, भैया घड़ा तो टूट गया। तो ये प्रध्वंसा भाव है, यानी घड़ा था, उसके टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो अब घड़े के रूप में नहीं है, टुकड़ों के रूप में पड़े हुए हैं। तो ये है प्रध्वंसा भाव, कि जो भाव था वो भाव टूटा और एक अभाव उसका खड़ा हुआ, इसको प्रध्वंसा भाव कहेंगे। घटो भविष्यति, घड़ा होगा। अब ये जो अभाव है ना, ये प्राग भाव है। कल हम एक घड़ा ले आएंगे और यहां पे कल से घड़ा रखा होगा, अभी तो नहीं है, अभी जगह खाली है। तो ये कल जब घड़ा आ जाएगा तो वो अभाव खत्म हो जाएगा, फिर तो वहां पे भाव हो जाएगा। लेकिन घड़े के आने से पहले अभी अभाव की स्थिति है, तो इसको कहते प्राग भाव। वस्तु के होने से पहले उसका अभाव, इसको प्राग भाव कहा है। घटो नास्ति, घड़ा नहीं है, तो इसको अत्यंता भाव कहा है। मतलब टूट के घड़े के टुकड़े भी नहीं पड़े हुए हैं, किसी ने आपसे ये वादा भी नहीं किया कि कल यहां पे घड़ा आ जाएगा, तो आज अभाव है, कल वो अभाव दूर हो जाएगा, वो बात भी नहीं है। तो घड़ा है ही नहीं। भैया आप वहां जाओगे, आपको घड़ा मिलेगा, उसमें से पानी पी लेना। कहा घटो नास्ति, घड़ा है ही नहीं। ये जो अभाव है ये अत्यंत अभाव है। अब किसी ने कहा कि साहब वहां घड़ा है, उसमें से पानी पी लो। आप वहां गए, वहां तो घड़ा नहीं था, वहां तो एक कोई कपड़ा था जो रखा हुआ था। तो आपने कहा कि भाई घटो ना पटा, ये अन्योन्य भाव है। यानी घड़ा जो है वो पट से अलग है, घड़ा जो है वो कपड़े से अलग है। पट तंतुओं से बनता है, घड़ा जो मिट्टी से बनता है। घड़े का समवाय कारण मिट्टी है, पट का समवाय कारण तंतु है। ये घड़ा है और ये पट है। जो पट है वो घड़ा नहीं है, जो घड़ा है वो पट नहीं है। घटो ना पटा, ये घट है, ये पट नहीं है। अब आप कहेंगे ये घट है, ये आपको कैसे पता चला? तो आपने पहले कभी देखा था कि वो मिट्टी का बना हुआ गोल गोल पानी भरने का जो पात्र होता है वो घड़ा होता है। पट भी आपको पता है कि जिसको पहना जाता है उसको कपड़ा कहते हैं। अब यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पट है, घट नहीं है। तो घट का तो अभाव वहां पे हुआ, लेकिन पट की उपस्थिति है, तो इसको अन्योन्य अभाव कहा है। तो इस प्रकार से अभाव के 4 प्रकार हैं। एक है प्रध्वंसा भाव, यानी वस्तु का होना और इस समय उसका टूट जाना, बिखर जाना, लेकिन उसके अंशों का पाया जाना, ये प्रध्वंसा भाव है। प्राग भाव, यानी किसी ने कहा कि वस्तु कल आ जाएगी लेकिन आज तो नहीं है, तो ये भविष्य में होने की जो आशा है उससे पहले का, वस्तु के आने से पहले का अभाव, जो उसको प्राग भाव कहा है। और वस्तु नहीं है, यानी अत्यंता भाव है ही नहीं, ना उसके टुकड़े पड़े हैं, न किसी ने कहा कि कल आ जाएगी, नहीं है यानी नहीं है। और अन्योन्य भाव ये है कि आप दोनों के अंतर को जानते हैं। घट तो नहीं है, यहाँ तो पट है, तो घट के स्थान पे पट का पाया जाना और घट का ना पाया जाना, ये अन्योन्य अभाव है। इस प्रकार से अभाव के ये 4 प्रकार कहे हैं। यहाँ तक आते आते हमने जो पदार्थ हैं, सप्त पदार्थ,
उनको संक्षेप में जान लिया है। देखिए, तर्क संग्रह की एक पद्धति है। यहाँ कोई विषयानुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ एक बात कही जाती है, उसमें से अगली बात निकलती है, फिर उस बात पे चर्चा होती है, उसमें से अगली बात निकलती है, और ऐसे ही ये चर्चा आगे बढ़ती है। आज की तारीख में जो हमें शोध निबंध लिखने होते हैं, जो हमें पीएचडी की थीसिस लिखनी होती है, उन सब के अंदर भी ये जो पद्धति है, इसको सबसे श्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। जिस पद्धति से तर्क संग्रह लिखा है कि सबसे पहले आपसे कहा कि सप्त पदार्थ पदार्थ 7 होते हैं। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। तो सबसे पहले द्रव्य की चर्चा कर ली कि तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश दिगात्म मनांसी नवैव। अब जब द्रव्य की चर्चा की तो उसमें कहा कि जिसमें गुण और कर्म विद्यमान रहते हैं, तो फिर गुण की चर्चा की, 24 गुणों की बात की, फिर 5 कर्मों की बात की। तो जब कर्म की बात की तो जाति उसमें विद्यमान रहती है, तो चलिए हम जाति पे आए, तो हमने सामान्य का चर्चा की। अब सामान्य की चर्चा की तो उसमें से विशेष निकल के आया, तो विशेष की चर्चा की। अब ऐसे ही जब हमने 7 पदार्थों की चर्चा पूरी कर ली है संक्षेप में, तो हम द्रव्यों की चर्चा शुरू करेंगे। तो द्रव्य कौन थे? तो तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो अब सबसे पहले पृथ्वी की चर्चा, तो कल के वीडियो में पृथ्वी का लक्षण और उसकी चर्चा की जाएगी, और तब आप इन द्रव्यों को विशिष्ट रूप से समझ पाएंगे कि इनकी विशेषता क्या है और इनकी श्रेष्ठता क्या है, और किस रूप में आप इनको पहचान सकते हैं। तर्क संग्रह का कोई एक वीडियो समझ के या सुन के आप तर्क संग्रह को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबके तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप पूरी तर्क संग्रह सुन जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, वहाँ जो बात कही गई थी वो आगे ऐसे आई, ये बात यहाँ से आगे ऐसे जा रही है, और ये बात यहाँ पे जाकर के पूरी हो रही है। तो इसको समझने के लिए आपको क्रमशः इसको सुनते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके आसपास के जो विद्यार्थी हों, जिनके अभ्यासक्रम में ये हो, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।